लिए जो भी नर्सिंग ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते हैं वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी हो रही हैं और यहाँ से हम ट्रेन करके फिर वो बैचेस बाहर जाके विदेशों में भी अपनी सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा जो यूपी गवर्नमेंट की डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग होती है, अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग है, आईसीयू की ट्रेनिंग है, वेंटिलेटर की ट्रेनिंग है, ये सारी ट्रेनिंग हम अपने यहाँ करा रहे हैं। और भी रिसेंट में भी हमारे पास आया हुआ जो कि जनवरी माह में हमारी ट्रेनिंग प्रपोज है वेंटिलेटर की ट्रेनिंग, जो यहाँ की कैपेसिटी बिल्डिंग का पार्ट ये भी है, जो कि हमारे आसपास के हेल्थ केयर ऑफिसर्स जो हैं उनको यहाँ बुला के, मेडिकल ऑफिसर को बुला के आईसीयू में ट्रेन करें, जिससे कि वो अगर सीएचसी पे कहीं पे आईसीयू वेंटिलेटर देने की बात आती है तो वहाँ पे उसको चला पाए। इसके अलावा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का एसीएलएस और बीसीएलएस प्रोग्राम जो है उसका हमने एक प्रोग्राम यहाँ किया था, जिसमें लगभग 100 पार्टिसिपेंट्स आए थे अक्रॉस द कंट्री और यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, सीपीआर की जो ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप की चीज़ होती है, जिसमें कि दूसरी जगह की फैकल्टी आपके यहाँ के कुछ सीखती है, ऑब्जर्व करके जाती है और हमारे यहाँ की फैकल्टी कहीं बाहर भी जा सकती है। तो इसकी भी शुरुआत हमने कर दी है। अभी भी हमारे यहाँ जो डेंटल में जो हमारे एडवांस सर्जरीज हो रही है, मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज हो रही हैं, मैं डॉक्टर संदीप है जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। अभी एक आपने आज उसमें भी देखा होगा, पेपर में निकला है कि उन्होंने एक प्रोटोटाइप बना के और फिर यहाँ पे आपके जोड़ जबड़े की, आज के पेपर में आया है, अमर उजाला में निकला है कि वो उन्होंने इसको रिकंस्टिट्यूट करके 3D प्रिंटिंग के मेथड से रिकंस्टिट्यूट करके यहाँ की फिर उसके कूल्हे की हड्डी निकाल के इसको रिप्लेस वो किया। सही है, ऑर्थो में आता है, ऑर्थो डेंटल है, ऑर्थोडोंटिक्स भी ऑर्थोडोंटिक्स है ना, ये जबड़े की और Yes. जो है ऑर्थोपेडिक्स का काम तो ऑर्थोडोंटिक्स मौलाना आजाद की फैकल्टी हमारे यहाँ आके फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम में आने वाली है, जो कि यहाँ 2 महीने की ऑब्जर्वशिप करके जाएगी, ये सारे प्रोग्राम देखने के और सीखने के लिए। तो ये भी हमने चालू कर दिया है। अगर हम रिसर्च में जाएं तो ये मैं आपको इस साल का बता रहा हूँ, लगभग 5 प्रोजेक्ट हमारे अप्रूव्ड हैं जो डिफरेंट टाइप सेक्शन से हैं, जिसमें कि आईसीएमआर, डीबीटी और यूपीसीएसटी से हमारे अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा हमने क्लिनिकल ट्रायल यूनिट एस्टैब्लिश की है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप क्लिनिकल ट्रायल्स के सारे डॉक्यूमेंटेशन है और हम ट्रायल्स कर रहे हैं। लगभग 17 ट्रायल हम कर चुके हैं, आगे फ्यूचर के ट्रायल्स भी हम इससे करेंगे। आईसीएमआर ने एक इंटेंट करके प्रोग्राम चालू किया था, जो कि आपका क्लिनिकल ट्रायल यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए था, तो उस इंटेंट प्रोग्राम का भी हम पार्ट हैं। इसके अलावा हमारा मेडिकल इंक्यूबेटर था, जिसके बारे में डॉक्टर राहुल आपको लगातार बताते रहते थे कि हम स्टार्टअप्स को टैकल कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम उनको जो है मेंटरिंग भी कर रहे हैं उनकी। और हमारा इंक्यूबेशन पहला मेडिकल बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें काफ़ी सारे हर्डल्स लग रहे थे, जो कि अब क्लियर हो गए हैं। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए हमें अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट से, और हमारे पास लगभग 1 करोड़ का फंड, राहुल यही ना, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए ऑपरेशनल कॉस्ट, ये हमें फंड मिल रहा है, जो कि प्रोटोटाइप लैब बनाने के लिए। जैसे कोई भी सिंपल प्रोटोटाइप लैब है, वैसे समझिए कि जैसे सपोज दैट मैंने ये मोबाइल बनाया, एक आइडिया आया मेरे कंसेप्ट में, उस कंसेप्ट में मैंने एक बनाया कि हम ये बनाएंगे, तो वो बनेगा कैसे, दिखेगा कैसे, तो वो प्रोटोटाइप लैब में हमारा बनेगा, फिर उस पर क्लिनिकल ट्रायल होगा और फिर वो अप्रूव हो जाएगा तो वो मार्केट में आ जाएगा। तो हम इस तरह से मेडिकल इनोवेशन में और आपका कैपेसिटी बिल्डिंग में और डिफरेंट टाइप की चीज़ों में हम चालू करें। इसमें हमने स्टार्टअप क्लिनिक चालू कर रखी थी, जिसमें कि लोग हमारे पास आते थे, मेंटरिंग हम देते थे। इसके साथ साथ हम स्टार्टअप ओपीडी भी चालू करने वाले हैं। स्टार्टअप ओपीडी का मतलब सिर्फ इतना कि जैसे आप कुछ काम कर रहे हो और आपको उसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो आपको डिफिकल्टी आ रही है तो वो डिफिकल्टी के लिए आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ और ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, तो इसको हम कैसे बेहतरी से कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी हम दोनों चीज़ें हम यहाँ स्टार्टअप क्लिनिक और स्टार्टअप ओपीडी चालू कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी लैब जो है ये CDSCO से वैलिडेशन ऑफ किट्स, जो किट बनती है ना, उन किट के वैलिडेशन के लिए भी हमारी जो है ये सेंटर रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा हमारा जो VRDL लैब जो हमें पहले सैंक्शन हुई थी, जो आपको बताया था 2021-22 में हमारी सैंक्शन हुई थी, उसमें हमारा रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरस सर्वेलेंस प्रोजेक्ट जो है DHR का, उसका भी हम पार्ट है, जिसके अंडर हम जो कि आपका अपर रेस्पिरेटरी वाले जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए जो टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग भी हम कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने 141 सैंपल टेस्ट किए हैं, जिसमें हमारे पास 22 इन्फ्लुएंजा ए के आए हैं, 2 इन्फ्लुएंजा बी के आए हैं और 2 कोविड के आए हैं। ये सैंपल हमारे आपके VRDL में चल रहे हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कुछ चीज़ें पता होंगी कि हॉस्पिटल बिल्डिंग ट्रांसफ़र हमको हो गया है, तो अब हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है वो भी अब हमारी है। जैसे हमें 56 एकड़ ज़मीन अलॉट हुई थी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, तो वैसे ही ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग पहले अथॉरिटी के पास थी, वो हमें ट्रांसफ़र हो गई है, अंडर प्रोसेस ट्रांसफर प्रोसेस चल रहा है।
इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि आपका 56 एकड़ की जो जमीन हमें मिली थी उसमें बन रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी के जो आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है, उसके अंतर्गत क्रिटिकल केयर ब्लॉक था, 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक था, जिसमें कि हम जो ट्रॉमा के और क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं उनको देखने के लिए, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वही हम आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल का प्रोजेक्ट है, 700 बेड का हॉस्टल हमारा 56 एकड़ में बनना है और मेडिकल कॉलेज का पूरा प्रोजेक्ट आना है। ये वर्क हमारा अप्रूव हो चुका है, जिसके घोषणा थोड़े दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की थी कि उन्होंने पैसा सैंक्शन कर दिया है। वो हमारा पास प्लान लेआउट का अप्रूवल अथॉरिटी में है, वो प्लान लेआउट अप्रूवल अथॉरिटी से होता है, तो हम वो भी चालू कर देंगे। तो फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल प्रोजेक्ट जो है वो भी चालू हो जाएगा और उसी उसी एरिया में एक रैन बसेरा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये हमारा पिछले साल का डिफरेंट हेड्स में, पेशेंट केयर में, एकेडमिक में आपका और रिसर्च में और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारा डेवलपमेंट था पिछले एक साल का, वो मैंने आपको बताया। फ्यूचर में जो हम प्लान कर रहे हैं वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम कार्डियक कैथ लैब यहाँ ऑन्कोलॉजी सर्विसेज को और अपग्रेड करके हम और बेहतर बना सकते हैं। अगर कुछ हमें कोई बेहतर सुविधाएं मिल पाई हम और ऊपर का डेवलप कर पाए तो हम वो भी करेंगे। इसके अलावा हमारा NABH एंट्री लेवल एक्रेडिटेशन था, जो कि मार्च में हमको दोबारा से उसको अप्रूवल के लिए जाना पड़ेगा, तो हम फुल एक्रेडिटेशन के लिए जाएंगे कि हम पूरा साल फुल एक्रेडिटेड हो जाए NABH से। NABL हमारी बायोकेमिस्ट्री लैब है, डॉक्टर मनीषा उसकी इंचार्ज है क्वालिटी में, और वो NABL लैब जो है हम बाकी लैब्स के लिए भी NABL के लिए जा रहे हैं और MSc नर्सिंग के लिए हम जा रहे हैं, जिससे कि हम MSc नर्सिंग चालू कर पाएं। इसलिए 2-3 चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा कि क्वालिटी केयर इनिशिएटिव्स हम काफ़ी सारे ले रहे हैं। डॉक्टर मनीषा उसके बारे में बता सकती हैं। बीच में हमने ये कोशिश की थी कि हम जो है क्लीनलीनेस को इम्प्रूव करें, तो गांधी जयंती के दिन हमने एक ड्राइव डलाई कि कौन सा वार्ड सबसे स्वच्छ होगा, उसमें हमने अवार्ड दिया था, तो सर्जरी विभाग डॉक्टर साहब का फर्स्ट आया था। डॉक्टर मनीषा आप थोड़ा सा बता सकते हैं। या वो एक्चुअली पेशेंट सेफ्टी से डील करता है, क्वालिटी सेल जो लास्ट ईयर एस्टैब्लिश हुआ हमारे कॉलेज में, हॉस्पिटल में। एंड 17 सितंबर को पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, ये दो जो फोर्टनाइट था उसमें हमने सेलिब्रेट किया था, पूरा ऑब्जर्व किया था क्लीनलीनेस ड्राइव की तरह एंड पेशेंट सेफ्टी ड्राइव की तरह, जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में, जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स को अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा क्वालिटी सेल की तरफ से कॉन्स्टेंटली हम लोग ऑडिट्स करते रहते हैं, क्लिनिकल ऑडिट्स करते रहते हैं और वो प्लान डू चेक एंड एक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जो गैप होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड मैनेजमेंट के सामने पुटअप करते हैं और देखते हैं कि कितने सारे गैप्स जो हैं वो हम क्लोज कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट सेफ्टी को हम प्रायोरिटी दे सकें। सो ये कॉन्स्टेंट प्रोसीजर है जो लगातार होता रहता है। एक कभी भी जस्ट टीम चली जाती है, वो आपकी केस फाइल्स, आपके डिपार्टमेंट, आपके इक्विपमेंट्स, किसी का भी इंस्पेक्शन करके एक रिपोर्ट बना के एडमिन को प्रेजेंट कर देती है एंड फिर उस पर डिसाइड करना होता है कि कितनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और कितने में वी नीड टू वर्क स्टिल फर्दर। इसके अलावा 2 हमारे और सेक्शन हैं जो कि डॉक्टर मित्तल हैं, जो कि टीम हमारे वर्क्स हैं। तो हमारे यहाँ मेंटेनेंस के जितनी भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप जानते हो, अस्पताल बहुत पुराना हो चुका है, 12 से 15 साल पुराना हो गया है, तो मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कभी ये खराब हो रहा है, कभी ये खराब हो रहा है, तो हम लगातार उसमें लगे हुए हैं और हमने काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव की हैं। तो डॉक्टर मित्तल लगातार उसमें लगे हुए हैं, लगातार करते रहते हैं। एक तो ये लोग पाइपलाइन जो कई सारी पुरानी है उसको चेंज करवाएंगे, जिसमें से पूरे थ्रू लीकेज था। दूसरा, जब से झांसी की प्रॉब्लम आई है तो फायर सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कई सारी ड्रिल हम लोग चला रहे हैं, उसमें लोगों को अवेयर कर रहे हैं सारा कि कहाँ से हमारे फायर एग्जिट गेट्स हैं, कहाँ पर हमारा सिलेंडर रखा है, फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं, तो हम प्रॉपरली उसको कर रहे हैं। हम शायद 6 या 7 हम लोग ड्रिल कर चुके हैं अलग अलग ग्रुप्स को, कि आपको पता रहे कि चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, उनको चलाकर दिखाते हैं, गेट दिखाते हैं कि कहाँ से जाना है। अभी एक्चुअली जो फायर सेफ्टी के एक्सीडेंट्स हुए उसमें यही ऑब्जर्व हुआ है कि चलाना नहीं हम उसमें आता। फंसते हैं, हाँ, यंगस्टर जो होता है तो सर। हम केवल ये इंतजार करते हैं कि कोई ट्रेंड पर्सन आएगा और मुझे बचाएगा। तो अब जो NELS की ट्रेनिंग है जो अभी डायरेक्टर साहब ने बताई और जो डॉक्टर मित्तल बता रहे हैं ड्रिल का, हमारा मोटिव ये है कि हम इंतजार ना करें, कम से कम जनरल पब्लिक और जो रिस्पोंडेंट हैं, जो अटेंडेंट हैं, वो इतने ट्रेंड हो जाएं कि वो काम को शुरू कर पाएं, बचाव अभियान को शुरू कर पाएं। तब तक जब तक 5 मिनट लोगों को ट्रेंड लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तब तक कम से कम वो पेशेंट जो आसानी से बाहर निकल सकते हैं वो निकाल लें। जो बेड रिडन है, जिनकी
सर्जरी हुई है उनको निकालने के लिए ट्रेन पर्सन की जरूरत है, लेकिन नॉर्मल को निकालने की जरूरत नहीं है। उन्हें ये बताया कि एग्जिट प्लान कहाँ लगा हुआ है, एग्जिट के एरोस कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे आग लगने की स्थिति में वो अपने को ज्यादा से ज्यादा देर तक आग के उस इफेक्ट से बचा सकते हैं, धुओं से बचा सकते हैं। तो ये सब जो ड्रिल एक्टिविटीज हैं और टर्निंग एक्टिविटीज हैं वो भी इन हाउस चल रही है, क्योंकि हमारे पास फायर सेफ्टी है, हमारे पास पूरा फायर का क्लियर कट वो है, कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो नॉर्म्स है वो पूरे नहीं है। लेकिन नॉर्म्स पूरे होने के बाद भी सबसे ज्यादा बचाव में 50% से ज्यादा रोल उन लोगों का है जो उस जगह वहां पर होते हैं, और उनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं। सारी टीम सारी जगह 24 घंटे के लिए तैनात नहीं हो सकती, तो इसलिए इक्विपमेंट तो अपना काम करेंगे, लोगों को जो अपना काम करना है, अगर हमारी अटेंडेंट और हमारे स्टाफ के काफ़ी लोग इस बारे में ट्रेंड हो जाते हैं तो बचाव अभियान को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे डॉक्टर मित्तल के उसमें सुपरविजन में प्रोग्राम चल रहा है वो यही चल रहा है कि हम फेज वाइज ड्रिल कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में एक्शन प्लान में ट्रेंड हो जाए। आप प्लीज। नहीं बस यही है, इसी के साथ में इलेक्ट्रिकल को भी हमने लिया क्योंकि ठंड का समय है, तो हम लोग पूरा शाम को रात के टाइम मॉनिटर कर रहे हैं कि लोग ओवर हीट मतलब अपना हीटर्स वो सब ना कर लें, इससे लोड ना आए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती है, और एक तो इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। दूसरा मेंटेनेंस में तो कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अभी हम जनवरी से ही शुरू कर देंगे जो हमारा मानसून का प्लान है। हम चाह रहे हैं इस बार थोड़ा और अर्ली शुरू करें, जैसे मानसून के टाइम पे जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं ना वाटर लॉगिंग वगैरह की, तो उनको 4-5 महीने का टाइम मिल जाए, सोच रहे हैं जनवरी और फरवरी से। आप देखेंगे पीछे ना ये नाले की सफाई और सब इनिशिएटिव लेके हमने अथॉरिटी से संपर्क जैसे हमने अथॉरिटी से करवा संपर्क दिया है। ये पूरा क्लीनिंग चल रही है, जैसे इस एरिया की जो वाटर लॉगिंग है वो भी उससे भी थोड़ा सा थोड़ा अर्ली 6 मंथ बिफोर ही एक्टिवेट हो जाएंगे हम लोग मानसून प्रिपरेशन। तो साहब एक तो ये जो टॉयलेट बाथरूम है इनमें आप देख रहे हैं जो अटेंडर है प्लस साफ सफाई कितनी ऐसी व्यवस्था रहती है वो जा नहीं सकते। आप ये कुछ पुराना बता रहे हैं, पिछले 2 महीने से अगर मैं अभी आपको आप रहेंगे मेरे साथ चलिएगा, जरा एक बार देखिएगा, क्योंकि स्पेशली मैंने मेरे पास मेंटेनेंस है, मैंने स्पेशली अपने लोगों को लगा रखा है, ग्रुप में फोटो भी है, वो सिर्फ जाके यही देख रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई हमारा ड्रेनेज, हमारा कोई पाइप, हमारा कोई नल कुछ भी खराब है, वॉश बेसिन में प्रॉब्लम है, तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मेंटेनेंस की तरफ से पूरा उसको कर रहे हैं। दूसरा क्लीनिंग भी प्रॉपर हो रही है, अदरवाइज वो बता रहे हैं। तो आप एक बार देखिएगा, मुझे लगता है ये थोड़ा पुराना होगा इस समय। दूसरा तो पाइप लीकेज जो नीचे पार्किंग है वहाँ हमेशा पानी बह रहता है। उसके लिए हम कर रहे हैं। देखिए जो बेसमेंट का है, बेसमेंट का सुदृढ़ीकरण का काम हमारा होना था। एक तो आपका पता है कि नीचे की पानी आ रहा था चीज़ें थी, तो उसके लिए हमारा सारी चीज़ें चल रही हैं और उसके लिए अथॉरिटी को बोल दिया गया है, अथॉरिटी उस पर टेंडर भी कर रही है। तो बेसमेंट 2 का जो सुदृढ़ीकरण है वो भी होगा, बेसमेंट का भी जितनी चीज़ें हैं उसको हम धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं, चीज़ों को सही कर रहे हैं। तो वाटर लॉगिंग की समस्या जो आपको दिख रही है वो आपको निकट भविष्य में नहीं मिलेगी, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। देखिए चीज़ें जब पुरानी हो जाती हैं तो उसको सेटल करने में थोड़ा समय लगता है, तो समय ही लग रहा है, धीरे धीरे करके वो चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो सौरभ जी, अनुराग जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये मरीज बढ़ रहे हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, हर चीज़ बढ़ रही है हॉस्पिटल में, लेकिन जो पेशेंट होता है रात में उसके साथ, हालांकि आपने बताया कि रैन बसेरा बनाया जा रहा, वो जो अटेंडेंट होते हैं उनके रुकने के लिए कोई खास प्रतीक्षालय की व्यवस्था वो आप यहाँ पर है नहीं हॉस्पिटल में। नहीं, वही कहना ना, उसके लिए तो हम लगातार आगे हैं ना। देखिए अब देखिए कोई चीज भी फैसिलिटी एक दिन में नहीं बन जाती है, तो हम उसी में लगातार लगे हुए हैं। रैन बसेरा आपका इधर भी बन जाएगा, 56 एकड़ में ही बन रहा है, 2 रैन बसेरा बन रहा है। तो मेरे ख्याल से वो आपकी जो ये वाली फैसिलिटी है ना, इस फैसिलिटी जो ये स्थायी रैन बसेरा होगा, स्थायी रैन बसेरा होगा। अस्थायी तो आप भी आए हुए तो देखा होगा। अस्थायी की बात नहीं कर रहे, हम अस्थायी की बात कर रहे हैं जहाँ पे पेशेंट को कितनी जगह बना रहे हैं इसको? एक 56 एकड़ में बन रहा है 56 एकड़। जो हमारी जमीन है, और बाकी यहाँ पे हम आईसीयू के जो पास दूसरी बिल्डिंग बना रहे थे जिस पर बात चल रही थी उसका क्या हुआ? बता दिया हमने, आप हम लेट आए। और नर्सिंग और एमबीबीएस इन तीनों के एग्ज़ाम्स होते हैं सब अटल बिहारी, मेनली अभी हमारा अटल बिहारी वाजपेयी से हो रहा है। 2 बैच का हमारा केजीएमयू से हो रहा था, जिसमें 1 बैच अभी बचा हुआ है। और जो अटल बिहारी से हो रहा है सारा चीज़ हमारा ऑनलाइन हो रहा है। एग्ज़ाम हमारा बहुत ही फुल प्रूफ तरीके से वहाँ से भी आता है और यहाँ से भी हमारा होता है। और जो भी है परफॉर्मेंस वाइज भी हम कहेंगे जो रिज़ल्ट आता है हमारे यहाँ से, रिज़ल्ट बाकी सारे जगह बहुत सारे जगहों से अच्छा हो रहा है। पिछले ही बैच में अभी 10 बच्चों को ऑनर्स आया हमारे फर्स्ट प्रॉफ में, सेकंड प्रॉफ में भी 4-5 बच्चों को आया ऑनर्स। तो
जो एग्ज़ाम का सिस्टम है वो फुल प्रूफ है और काफ़ी अच्छे से हो रहा है। बच्चों का जो एक अटेंडेंस हमारा प्रॉब्लम होता था उसको भी हमने कर दिया कि पहले था 75 और 80% होना चाहिए यूनिवर्सिटी में। हमने जो टर्मिनल एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये रूल इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि बच्चों की अटेंडेंस लास्ट में आके कम नहीं हो। तो अटेंडेंस भी एक मेजर प्रॉब्लम कोविड के टाइम पे आया था जो ग्रेजुअली हमारा इम्प्रूव कर गया है। और बाकी हमारे क्या मीडिया पर इसमें भी बंक मारने वाले छात्र रहते हैं? बंक मारने वाले हर जगह हर रहते जगह हैं। कुछ वो तो बट हर हमने जगह बंक जो मारते हैं। बना दिया है नियम उससे वो टर्मिनल एग्ज़ाम भी नहीं दे पा रहे एक हैं। सवाल है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक आम और गरीब मरीज आता है, तो यहाँ देखा जाता है कि जो नॉर्मल मेडिसिन है वो तो यहाँ मिलती है, बाकी जो महंगी मेडिसिन है उनको बाहर से लिख दिया जाता है। सर देखो ऐसा है, हॉस्पिटल नहीं है ये एक इंस्टीट्यूट संस्था- हाँ ये इंस्टीट्यूट है, संस्थान है। आप एजेंसी जाओगे तो वहाँ भी आपको दवाइयाँ जो हैं उसके लिए जो बेसिक मेडिसिन है वही फ्री दी जाती हैं, और बाकी दवाइयों के लिए आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओगे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, लेकिन वहाँ हाई एंड मेडिसिन मिलेंगी ही नहीं। आप चीज़ों को गलत इंटरप्रेट करते हो, इसलिए उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। आपको वहाँ पे हाई एंड मेडिसिन मिलेंगी ही नहीं, वो अगर लिखी जाएंगी तो आप संस्थान के बाहर जाओगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि हमने जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है, जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन जिसे कहते हैं, वो हमारी सारी फ्री अवेलेबल है। इसके अलावा जो बाकी दवाइयाँ हैं जो कि अगर मुझे लगता है कि इसको देंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो वो दवाइयाँ जो कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओगे तो शायद आपको बाहर से खरीद के लानी पड़े, वो हमारी इन हाउस फार्मेसी में अवेलेबल है और बहुत ही सब्सिडाइज रेट में अवेलेबल है। इसको हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड का जो हमारी फार्मेसी वहाँ पे, तो वहाँ से आपको वो चीज़ें जो है वो सब्सिडाइज रेट में मिल जाएंगी। हो सकता है आप बाहर जाके किसी दवाई को खरीदो तो वो आपको 500 रुपये में मिले, तो हमारे यहाँ हो सकता है वो 200 रुपये में मिले अंदर। तो वो फैसिलिटी हमने आपको दे रखी है। आधे में तो है ही है वो एचआरएफ में, आधे में तो है ही शायद अच्छी दवाई। दूसरी बात देखें ना, अब तो सरकार ने भी आयुष्मान भारत लागू कर दिया। बाकी अगर आयुष्मान गरीब भारत आदमी तो कार्ड से अगर आप आयुष्मान भारत हो तो पैसा लगे। तो अब तो बहुत सुविधा हो गई है, इतनी परेशानी नहीं है। जो हम लोग बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं जिसमें कम से कम 20-25 हज़ार रुपए की दवा और कंज्यूमेबल्स लग जाते हैं, वो सब आयुष्मान भारत से आ रहे हैं तो मरीज थोड़ी ना ले आएगा। नई संस्थान में जो आप दवाओं की व्यवस्था के बारे में कह रहे हो इलाज की, तो किसी भी योजना से आच्छादित मरीज हो, चाहे वो दीनदयाल योजना है या आयुष्मान भारत है या हमारा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको सपोर्ट मिलता है, उसके लिए सब कुछ फ्री है। आयुष्मान योजना को मैं पिछले 8 साल से खुद देख रहा हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो योजना के थ्रू मरीज को फ्री नहीं दी जाती। ये अस्पताल शायद प्रदेश में ऐसा है जो वो भी फ्री देता है। हम आयुष्मान योजना के किसी भी मरीज से एक पैसे भी नहीं लेते। अगर ऑर्थो का पेशेंट है जो स्ट्रेचर उसे लेके जाना पड़ता है, वो उसको खुद खरीदना होता है, लेकिन ये अस्पताल उसे वो भी सपोर्ट करके दे रहा है। जो उस किसी योजना से नहीं है, जनरल पब्लिक आ रही है जिसके पास किसी तरीके का कोई कार्ड नहीं है, उसके लिए ही ये एचआरएफ और अमृत फार्मेसी बनाई गई है। अमृत फार्मेसी तो सरकारी ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, उनके दवाओं के रेट अप्रूव्ड है, और अमृत फार्मेसी से भी कम कई दवाएं ऐसी हैं जो हमारे पास एचआरएफ में मौजूद हैं। और एचआरएफ की जो प्रणाली है वो एस्टैब्लिश ऐसे है कि हम कंपनी से डायरेक्ट दवाएं लेते हैं, इसीलिए जो मार्जिन बाहर लोग लेते हैं हम उसे खत्म करते हैं। तो जो एसेंशियल मेडिसिन हैं वो चाहे इसमें पूरे राज्य में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, एक सरकारी लिस्ट निकली है एसेंशियल मेडिसिन की, एसेंशियल ड्रग्स की, वो हर जगह अवेलेबल होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हमारे यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ ये जो एचआरएफ और इसकी अमृत फार्मेसी की योजना है, ये आपको बहुत जगह नहीं मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में एचआरएफ, तो प्रदेश में 2 ही 3 जगह हैं जहाँ चल रहे हैं, जो कि कंपनी से डायरेक्ट टाई अप करके उनके रेट पे खरीदते हैं और मिनिमम प्रॉफिट में उसको देते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन खत्म करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर मार्जिन को खत्म करके वो दवाएं दी जाती हैं। एचआरएफ में जो कंज्यूमेबल्स रखे हुए हैं ना, वो भी ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से रखे हुए हैं, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स पे है। ये नहीं है कि कोई चीज़ अगर 200 रुपये की प्रिंट है और मार्केट में 40 रुपये की आ रही है तो हमारे यहाँ उतने की ही मिलेगी, इतने में खरीदी गई है वो, तो प्रॉपर। सर ये लाल पैथ लैब चलती रहेगी? सर देखिए, नंबर ऑफ टेस्ट के ऊपर ज़्यादा चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर एक टेस्ट की कॉस्ट हमें 500 रुपये पड़ेगी तो मरीज को भी 500 रुपये जाएगी। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है हम वो टेस्ट सारे शुरू करते रहे। हार्मोन के बहुत सारे टेस्ट थे जो अभी हम नहीं कर रहे थे, वो हमने दोबारा चालू कर दिए। तो धीरे धीरे लाल लैब नहीं, ये तो देखिए हर साल में और 1.5 साल में हम इसको यूआई दोबारा करते हैं, दोबारा से रेट लेते हैं और दोबारा से हम उसके आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक लैब को हमने प्रोटोटाइप बना के वहाँ पे छोड़ दिया है।
इसके अलावा ये है कि अभी तक तो बदली नहीं वो एक बदल जाएगी पहले मेट्रोपोलिस थी, उसके बाद मेट्रोपोलिस थी पहले, फिर लाल आई, अभी यूआई चल रही है, तो उसमें देखते हैं अब कौन आती है। लाल पैच भी जो मार्केट में आपसे प्राइस देती है वो हमारे पास जो 50% 50% रेट में दे रही है। ये कंट्रोल करके इसको रखा गया। और अगर किसी भी, ये ओपन इस फोरम पे मैं बोलता हूँ, अगर किसी पेशेंट को ये कंप्लेंट मिलती है कि उससे लाल पैच के प्राइस यहाँ जो लिए जा रहे हैं और बाहर मार्केट में कोई डिफरेंस है, उसे लगता है कि वो ज्यादा लिए जा रहे हैं, बराबर लिए जा रहे हैं, उस बारे में वो सीधी कंप्लेंट करे। इसीलिए लाल पैच वाले पैसे नहीं ले सकते, बिलिंग हमारे पास बिलिंग हमारे पास हो रही यहाँ तो होम कलेक्शन का भी है। हाँ। एक सर ये जो आपके एचओडी हैं जितने, उनका जरा एक डाटा उपलब्ध करा वेबसाइट पे तो है, वेबसाइट पे है सारा, वेबसाइट पे सारा है। वेबसाइट पर हाँ, सारा मैं ये सवाल पूछ रहा सर, लास्ट टाइम जब ब्रजेश पाठक जी आए थे, जिसका इनॉग्रेशन था, तो कुछ डिमांड की थी आप लोगों ने स्पेसिफिकली इस जिम्स के लिए ब्रजेश पाठक जी से, अच्छा ठीक है? अब जब साल आप पूरा ब्यौरा दे रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो डिमांड उसी दिन हंसी मजाक में निकल गई या देखिए, उस पर कुछ गंभीर एक्शन हुआ है? देखिए उस पे काम तो चल रहा है, हाँ। लेकिन अभी फ्रूटफुल कुछ नहीं हुआ है। आप एसजीपीजे की बात हाँ, कर रहे हैं ना, मैं तो उसमें यही है कि उन्होंने कहा था उसके लिए लेटर है जो कि शासन में चल रहा है, और उस पे वर्क कितना हो रहा है मुझे नहीं मालूम, बट काम चल रहा है, ये मुझे पता है। मतलब कुल मिला के अभी तक नहीं, दो तरीके की चीजें थी जो डिमांड में थी। कुछ डिमांड थी जो हमारे इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करने के लिए थी, जिनसे पेशेंट को सुविधा बढ़ पाए, वो तो वो सारी उन्होंने कर दी है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छा। एआरटी जो ये इनकी दवाएं हैं ना, एचआईवी पेशेंट HIV, वो वो सेंटर हमारा उन्होंने अप्रूव किया। उन्होंने आए थे वो लैब का उद्घाटन करने, उन्होंने उस सेंटर को अप्रूव किया, हायर एंड को। उसके बाद कुछ पेशेंट के लिए और फैसिलिटी थी, हमने बोला था सुपर स्पेशलिटी सपोर्ट के लिए, तो उन्होंने कैथ लैब का सैद्धांतिक अनुमति दी कि आप काम शुरू करो और एस्टेब्लिश कर लो। कुछ ऐसी रिक्वेस्ट थी उनसे कि जो हमारी फैकल्टी दिन रात लगी है, जिसने संस्थान को 7-8 साल में उस लेवल पे पहुंचा दे जहां पर अभी 50 साल से चलने वाले मेडिकल कॉलेज भी नहीं पहुंचे हैं। तो हमको वो कम से कम वो स्टेटस और वो इज्जत दे दी जाए जो लखनऊ बैठे लोगों को मिली हुई है। उस पे प्रोसेस चल रही है, हमें यही पता चल रहा है। उस पे कार्य चल रहा है, ये हमें पता है। बाकी उस पे कितना हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन बाकी जो पेशेंट रिलेटेड वो सारी इमीडिएटली डॉक्टर साहब, आज की जो पीसी है वो नए साल की उपलब्धियों के संबंध में है। जी। नए साल की 10,000 रुपए खर्च कर रहा है, हमारे यहाँ वो फैसिलिटी 1,000 रुपए में अवेलेबल है, और हम उससे बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। जो वहाँ की सुविधाएं हैं आपको वैसी सुविधाएं हमारे यहाँ मिलती हैं। तो माइंड सेट है, आप माइंड ब्लॉक अपना खोलिए और आइए यहाँ पे। उससे रिलेटेड भी सर हम अवेयरनेस बड़ा फर्क है वहाँ पे, जो नर्सिंग केयर है और जो अटेंडेंट्स अवेलेबल है उनकी मात्रा का है। आप उस फ्लोर पे जाते हैं, आपके फ्लोर पे 10 रूम है, पता चला उस 10 के 10 नर्सें दी हुई है उन्होंने, वहाँ करवट भी दिला रही है, और जब आपका बिल आ रहा है तो उसमें साइड टर्निंग के चार्जेस भी लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं करवट दिलाने के पैसे। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ कैसे करवट, यहाँ तो भाई अटेंडेंट खुद करवट दिला ले, भाई हम कहाँ से लाएंगे 3 नर्सें के करवट दिला। दूसरी बात क्या होती है, प्रायोरिटाइजेशन। हमारा प्रायोरिटाइजेशन होता है, अगर हमारी ओपीडी में मरीज आता है, अगर हमें लग रहा है कि इसकी आज जरूरत है, इसको आज ही सर्जरी की, तो हम उसको आज कर देंगे। हम ये नहीं सोचते, हमारे हाथ में ये नहीं है ना, हम ये सोचते हैं कभी भी कि भाई अगर ये पैसे देगा तो आज कर देंगे, नहीं तो उसकी कल कर देंगे। कॉर्पोरेट में क्या है, कॉर्पोरेट में आज आप पैसे दो, आप रात को भर्ती हो, सुबह कर देंगे। तो कॉर्पोरेट से आप ऐसे कम